स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज के इस डेली वीडियो करंट अफेयर्स लेक्चर के प्रीलिम्स बूस्टर कार्यक्रम के तहत जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बायोलॉजी से संबंधित चांदीपुरा वायरस। हमने बताया था कि साइंस की तरफ शुरुआत भी हमारे YouTube चैनल पे जल्दी की जाएगी और इससे पहले हमने एमपॉक्स वैक्सीन के बारे में डिस्कस वक्त हमने बताया था कि ये हमारा बायोलॉजी की शुरुआत हो गई है। उसी क्रम में यह इसका दूसरा लेक्चर है और आज का जो टॉपिक है वो है चांदीपुरा वायरस। दोस्तों, हम लोग जो सब्जेक्ट साइंस का स्टार्ट किया उसको करंट के साथ जोड़ते हुए उसके बेसिक्स की तरफ जाएंगे। तो देख लेते हैं कि इस टॉपिक को हम लोग किस प्रकार डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, चांदीपुरा वायरस है क्या, चांदीपुरा वायरस का इसका नाम चांदीपुरा ही क्यों पड़ा, इसकी शुरुआत कहाँ से अर्थात इसका इतिहास क्या है, इसका उपाय क्या है, इन सब के बारे में तमाम मुद्दों पर हम लोग इसमें डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर किसी भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी कराई जा रही है। इसके लिए करंट अफेयर्स की तैयारी हो रही है, इंडियन पॉलिटी, कंप्यूटर साइंस, बिहार ज्योग्राफी सभी की तैयारी कराई जा रही है, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। तो बताया जा रहा है कि भारत के कई राज्यों में, आप सभी को पता होगा, मध्य प्रदेश में और अन्य कई जगहों पर जो है, गुजरात में, इन सब जगहों पर चांदीपुरा वायरस का प्रकोप देखने को मिला है और यह बहुत ही भयानक बीमारी, इससे बच्चों की मौत भी हो जाती है। बताया जा रहा है कि चांदीपुरा वायरस जो है एक आरएनए वायरस, आप सभी को पता हुआ कि वायरस जो होता है वो दो प्रकार का वायरस होता है, एक होता है आरएनए और डीएनए। वायरस के बारे में देखा जाए कि वायरस सजीव है या निर्जीव, तो वायरस ना तो सजीव है और ना ही निर्जीव, ये दोनों के बीच की कड़ी है। यह निर्जीव अवस्था में कब रहता है, जैसे लकड़ी पे हो, लोहा पे हो और अन्य कहीं जगहों पे है तो वो निर्जीव अवस्था में रहता है। लेकिन यही वायरस का प्रवेश जब हमारे शरीर में हो जाता है तो वहाँ पे जाके वो प्रजनन करने लगता है और कई तरीके के म्यूटेंट्स को जन्म देता है। तो यानी शरीर में जब आता है तो ये सजीव के रूप में कार्य करने लगता है। तो ये वायरस उस वक्त सजीव के रूप में कार्य करता है। तो हमने वायरस के बारे में भी देख लिया कि वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कहीं कड़ी है। बताया जाए चांदीपुरा वायरस जो है एक आरएनए वायरस है और बताया जा रहा है यह वायरस जो है सबसे अधिक मादा फ्लेबोटोमाइन मक्खी से फैलता है। फ्लेबोटोमाइन मक्खी कहने का तात्पर्य जो खून चूसने वाले मच्छर मक्खी होते हैं उनसे यह वायरस जो फैलता है, कौन, चांदीपुरा वायरस। वहीं बात किया जाए चांदीपुरा वायरस अर्थात CHPV एक वायरस है जो रैबिडोविरिडे परिवार से संबंधित। आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि कैसा वायरस है, तो एक आरएनए वायरस है। किस परिवार से संबंधित है, तो रैबिडोविरिडे परिवार से संबंधित है, जिसमें रैबिडोविरिडे परिवार का मतलब होता है, वैसे इसके अंतर्गत मक्खी या मच्छर आते हैं जिनसे क्या होता है, रेबीज फैलता है। यह मच्छर जो है रेत के मक्खियों, जिसको सैंड फ्लाई के नाम से जाना जाता है, मच्छरों द्वारा फैलता है, जिसमें एडिज एडिप्ची भी शामिल है जो डेंगू का एक वेक्टर है। वायरस जो फैलता है, इससे जो कीड़े रहते हैं उसके लाड़ अर्थात सलाइवा से फैलता है, जो काटता है तो ये क्या करता है, मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है और कहीं ना कहीं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में प्रवेश करता है और मस्तिष्क को ये कहीं ना कहीं डिफेक्ट करता है। और इस स्थिति में जब मस्तिष्क में सूजन होने लगता है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये बहुत ही खतरनाक वायरस। अब बात किया जाए इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो इसकी शुरुआत जो है 1965 या 1966 से महाराष्ट्र के नागपुर से में जो चांदीपुरा एक गांव है वहां से इसकी शुरुआत हुई थी, इसलिए इसका नाम चांदीपुरा वायरस रख दिया गया था। इसके बाद जो वर्ष 2004, 6 और 19 में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में इसको रिपोर्ट किया और फिर से 2024 में आप सभी को पता होगा गुजरात में, मध्य प्रदेश में, भारत के कई राज्यों में इसका प्रकोप देखने को मिला है। अब बात किया जाए कि चांदीपुरा वायरस से सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, तो देख सकते हैं कि इसके लिए जो 3 सबसे इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कि दैनिक भास्कर से हमने उठाया, इसमें इंडियन एक्सप्रेस का भी डिस्कशंस भी शामिल है। इसकी शुरुआत 1966 में बताया जा रहा है कि नागपुर के चांदीपुरा गांव से हुआ था और 15 साल से कम उम्र के बच्चे इसके शिकार होते हैं। और बताया जा रहा है, खुशी की बात यह है कि इसका वैक्सीन जो है भारत के द्वारा ही डेवलप किया जा रहा है और BOJ के प्रोफेसर जो हैं सुनील सिंह और उनकी जो टीम है उनके द्वारा बताया जा रहा है कि हम इस दिशा में हम बहुत जल्द ही वैक्सीन लॉन्च करेंगे। अब बताया जाए कि इसका लक्षण क्या है, तो लक्षण में देखा जाए कि इसका लक्षण जो है तेज बुखार होता है, उल्टी दस्त होता है और मिर्गी का दौरा पड़ता है। बताया जाए तो इसका जो बुखार होता है सामान्य से जो है 102 से 104 के आसपास आपको डिग्री के आसपास बुखार देखने को मिलता है। कितना खतरनाक, तो बताया जा रहा है कि सीधे मस्तिष्क पर अटैक करता है। तो आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि हाल के दिनों में चांदीपुरा वायरस चर्चा में था, यह कहाँ पे अटैक करता था, केंद्रीय तंत्रिका अर्थात मस्तिष्क पे अटैक करता है। वहीं बताया जा रहा है इससे मस्तिष्क में सूजन आ जाता है। शुरू में जब ये आता है उस वक्त जो होता है बुखार और नॉर्मल
लक्षण देखने को मिलता है। जब ये मस्तिष्क को अटैक कर देता है तो क्या होता है, व्यक्ति कोमा में भी चल जाता है और ज़्यादा समय अगर ये इसका दुष्प्रभाव रहा तो व्यक्ति की मृत्यु भी देखने को मिल जाती है। बताया जा रहा है इसके अन्य लक्षण में देखा जाता है अक्सर तेज बुखार रहता है, दस्त और उल्टी होता है, अंग में सुस्ती हो जाता है, अंग का जो गति होता है कम होता है, मानसिक बदलाव देखने को मिलता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, निमोनिया जैसे लक्षण भी आ जाते हैं, आंखें चौधियाने लगती है, गला जकड़ने लगता है। ये सारे चीज़ इसके लक्षण हैं। बताया जा रहा है कि चांदीपुरा वायरस का जब संक्रमण होता है, जब ये धीरे धीरे बढ़ता है तो शरीर में क्या होता है, माइक्रो RNA-21 बढ़ने लगता है। तो आपसे पूछा जाए किसकी वृद्धि हो जाती है, RNA-21 का वृद्धि होने लगता है। और यह वृद्धि जब होने लगता है तो कोशिकाओं में फॉस्फेट और टेनिस होमोलॉग का पदार्थ का सिक्रेशन कम होने लगता है। इससे क्या होता है, साइटोकाइन्स की सक्रियता बढ़ने लगती है और इससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो मस्तिष्क में सूजन होती है और जब ये सूजन बढ़ जाता है तो कोमा में भी जा सकता है व्यक्ति या फिर हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो जाती है। इसकी संभावना भी बढ़ जाती है। इसका वाहक की बात किया जाए तो सबसे पहले इसका बताया जा रहा है कि जो सबसे ज़्यादा जो ये होता है ये फ्लोबेटोमाइन सैंड फ्लाई के द्वारा होता है, जो खून चूसने वाले मक्खी होते हैं उनके द्वारा। और ये मानसून जब होता है वर्षा के समय तो इनकी मात्रा बढ़ जाती है और इसी समय इसका प्रकोप देखने का प्रभाव भी मिलता है इस बीमारी का। और एक खून चूसने वाले मक्खी इसमें शामिल होते हैं और बालू मक्खी, इन सब के माध्यम से इसका जो वाहक होता है। वहीं बात किया जाए वैक्सीन, तो हमने बताया कि इसकी वैक्सीन की दिशा में भी जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है उनके द्वारा बताया गया है कि अब इसकी वैक्सीन बहुत जल्द तैयार कर लेंगे। अब इसका उपाय कैसे किया जाए, तो बताया जा रहा है कि जहाँ पे वेक्टर नियंत्रण जो क्षेत्र है वहाँ पे उसको हमको काम करना होगा। जहाँ पे बालू मक्खी प्रजनन होता है उस चीज़ को हमको पहचानना होगा, उस जगह को उन्मूलन करना होगा और जो सैंड फ्लाई है उनसे बचने के जो भी उपाय है उन सबको करना होगा। साथ ही बताया जा रहा है कि जो वायरस के प्रसार है उसको रोकने की दिशा में कार्य करना होगा। उचित अपशिष्ट निपटान और स्वच्छता को ध्यान देना होगा। पानी इन सबको जमा नहीं होने देना होगा। स्वच्छता पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। सार्वजनिक अधिकारियों से वायरस को रोकने के लिए जो भी दवाएं होते हैं, जो भी केमिकल्स होते हैं उनका छिड़काव करने के लिए करना होगा। तो इसका सोर्स जो था हमने बता दिया कि दैनिक भास्कर और इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर का, इसको हमने डिस्कशन का सोर्स बनाया था। दोस्तों यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे जो करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी, बायोलॉजी, बिहार ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस इत्यादि की सभी की तैयारी कराई जा रही है, जो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।